सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड में। इससे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं आपके पेपर 1 में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ब्लूम का शिक्षण और अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है उसके बारे में हम लोगों को जानना है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी और टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डेवलप्ड इन द 1956 by the American educational psychologist बेंजामिन ब्लूम। तो इसका जो किसके द्वारा इसको विकसित किया गया था, इसको विकसित किया गया था बेंजामिन ब्लूम द्वारा। ठीक है, कब किया गया था? 1956 में। और ये बेंजामिन ब्लूम थे कौन? अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है उसको विकसित किया गया था बेंजामिन ब्लूम द्वारा 1956 में। जो कौन थे? अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया गया है। तो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। पहला है कॉग्निटिव डोमेन, यानी संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा आता है अफेक्टिव डोमेन, भावनात्मक पक्ष। और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन, मनोक्रियात्मक पक्ष। तो इन तीनों को आपको याद रख लेना है। जो कॉग्निटिव डोमेन है वो रिलेटेड है हमारे माइंड से, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यानी हमारे दिमाग से संबंधित है संज्ञानात्मक पक्ष। और अफेक्टिव डोमेन रिलेटेड है हमारे हार्ट से, यानी जो जितनी भी हमारी इमोशंस होते हैं, जितनी फीलिंग्स होती है, जो भी सारी चीजें आती है वो सारी अफेक्टिव डोमेन में आती हैं। और जो हमारा साइकोमोटर डोमेन है वो हैंड से रिलेटेड है, यानी कोई भी अगर हम स्किल्स सीख रहे हैं तो वो हमारी रिलेटेड होती है तीसरे डोमेन से, मनोक्रियात्मक पक्ष से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसके 3 पार्ट्स है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, अब एक एक करके इनको हम लोग देख लेते हैं। पहला है हमारा कॉग्निटिव डोमेन, जिसको बोला जाता है संज्ञानात्मक पक्ष। तो ये होता क्या है? इट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, यानी थिंकिंग और नॉलेज, एंड इट इज द कोर लर्निंग डोमेन। मतलब यह रिलेटेड है हमारी बौद्धिक क्षमता से, सोच या ज्ञान के विकास से संबंधित है, और यह सीखने का मुख्य क्षेत्र है। कि जितनी भी हमारी हमारी सोच से रिलेटेड, हमारी ज्ञान से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं वो हमारे कॉग्निटिव डोमेन में आती है। जैसा हमने पीछे भी देखा था कि जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है वो हमारे दिमाग से संबंधित है, हमारे ब्रेन से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें हमारी आ जाएगी, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। ठीक, तो इसके अंदर कुछ पार्ट्स है, आपको ये याद रखना है। कई बार इसका सीक्वेंस आप लोगों को आ जाता है कि इनको सीक्वेंस में आपको लगाना है, तो इसको याद रखना है। तो कॉग्निटिव डोमेन में पहला जो है वो है नॉलेज। ठीक, इट इज बेसिकली अबाउट रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन, यानी यह मूल रूप से जानकारी को याद करने के बारे में है। मतलब कोई भी आपके नॉलेज है किसी भी चीज से रिलेटेड, उसके बारे में अगर आप याद कर पा रहे हो या कितना आपको ज्ञान है किसी चीज के बारे में, वो हमारा आता है नॉलेज में। ठीक है, पहला नॉलेज है। दूसरा है कॉम्प्रीहेंशन, यानी समझ। इट इज द एबिलिटी टू ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ अ मटेरियल। मतलब जो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन है उसके अर्थ को समझने की जो क्षमता है उसको ही कॉम्प्रीहेंशन बोला जाता है। ठीक, पहला तो हो गया नॉलेज। ये दूसरा, फिर दूसरा इससे रिलेटेड है कि जो आपको नॉलेज है, जो आपको इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में जो उसका जो मीनिंग है, उसके बारे में, उसके अर्थ के बारे में आपको जो जानकारी है, उसकी जो समझने की क्षमता है वो हमारी कॉम्प्रिहेंशन में आती है। ठीक, पहला नॉलेज, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा है एप्लीकेशन, यानी अनुप्रयोग। इट कन्वर्ट्स एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इनटू प्रैक्टिस, यानी यह अमूर्त ज्ञान को व्यवहार में परिवर्तित करता है।
अब जो भी आपको नॉलेज है, मान लो आपको किसी चीज के बारे में आपको बस थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है, तो आपको उसको अप्लाई करना होगा, मतलब आपको उसको प्रैक्टिस में लाना होगा, तो वो आपका एप्लीकेशन हो जाएगा कि अभी तक आपने उसको प्रैक्टिकली नहीं किया है, बस आपको उसका थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको अप्लाई कर लोगे अपने जीवन में तो वो हमारा एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हो गए। इसके अलावा इसी में और आगे है कॉग्निटिव डोमेन में ही एनालिसिस। ठीक है, पहला हो गया नॉलेज, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉल करना। दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, उसके अर्थ को समझना। और तीसरा है एप्लीकेशन, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना। इसी में आगे है तीसरा एनालिसिस, यानी विश्लेषण। ठीक है, it involves breaking down a communication into its constituent parts in such a manner that the relationship between the idea is understood better। मतलब इसमें क्या होता है, जो भी आपके पास में नॉलेज है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि विचारों के बीच के संबंध को अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। मतलब कि कोई अगर पूरी चीज है सामने, मान लो कोई एक अगर हम सीक्वेंस रख ले, जैसे उदाहरण के लिए सूर्य नमस्कार का सीक्वेंस, तो अगर आप उसको एक साथ कराने के बजाय शुरुआती दौर में एक एक स्टेप को आप करवाओ, तो यानी उसका हमको अलग अलग उसको ब्रेक डाउन हमने उसको कर दिया। उसमें 12 स्टेप्स हमारे होते हैं, उसको हमने एक एक करके बताया, तो वो एनालिसिस हो गया। मतलब पहले आपने एक कराया, फिर दूसरा कराया, फिर दूसरे से तीसरे में आपको कैसे जाना है, आपने उसके बारे में समझा, ये किसी और को समझाया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपस का उनमें संबंध है वो भी आपको समझ आएगा, और अलग अलग से आपको एक एक स्टेप के बारे में भी अच्छे से जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनालिसिस, मतलब कोई भी चीज जो है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ना और उसको अच्छे से समझना, जिससे हम उसके बारे में समझ सके और उनके आपस के संबंधों को भी बेहतर ढंग से समझ सके। ठीक है, फिर अगला इसमें है सिंथेसिस, यानी संश्लेषण। इट इज बेसिकली अबाउट कंबाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स टू मेक इट अ होल। इट इज द एंटोनिम ऑफ एनालिसिस। ये इसका उल्टा है, जो एनालिसिस का उल्टा हमारा सिंथेसिस है। एनालिसिस में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग किसी भी पूरी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, लेकिन सिंथेसिस में क्या करना है, मूल रूप से घटक भागों को जोड़कर संपूर्ण बनाना है। ठीक है, मतलब उन सारी चीजों को इकट्ठा कर लेना है जो आपने अलग अलग से समझा। पहले मान लो आपने 2 स्टेप एक दिन किए सूर्य नमस्कार के, अगले दिन अगले 2 किए, इस तरह से आप करते रहे अलग अलग, और एक दिन क्या करोगे, आप पूरा एक साथ ही उसको कर लोगे, एक साथ ही उसको समझ लोगे। तो वो क्या हो जाएगा, जो आप इतने दिनों से चीजों को अलग अलग तोड़ के समझ रहे थे, लास्ट में क्या करोगे, आप उसको एक साथ जोड़ के समझोगे। ठीक है, और यह विश्लेषण का विलोम है, यानी यह हमारा जो एनालिसिस का उल्टा है, सिंथेसिस। ठीक है, फिर इसमें सबसे लास्ट आता है इवेल्युएशन। इट इन्वॉल्व्स जजमेंट मेड अबाउट द वैल्यू ऑफ मेथड्स एंड मटेरियल्स फॉर पर्टिकुलर पर्पसेस, यानी ये हो जाता है हमारा मूल्यांकन। सबसे लास्ट में मूल्यांकन आता है। इसमें विशेष उद्देश्यों के लिए तरीकों और सामग्रियों के मूल्यों के बारे में निर्णय शामिल है, कि जो भी आप चीजें सीख रहे थे, किसी चीज के बारे में आपको पहले जानकारी थी, फिर आपने उसका अर्थ समझा, फिर उसको अपने जीवन में अप्लाई किया। कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जिसको आपने तोड़ तोड़ के सीखा, फिर एक साथ जोड़कर भी आप लोगों ने सीखा। तो इस सारी चीजों को इवेलुएट करना ही हमारा इवेल्युएशन में आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉग्निटिव डोमेन। इसमें कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। ठीक है, इतना हो गया, ये सारा है हमारा कॉग्निटिव डोमेन। और इसी में आगे है जो बेंजामिन ब्लूम के एक छात्र थे एंडरसन, उन्होंने इसको क्या कर लिया था, थोड़ा इसमें चेंज किया था। 1956 में ये वैसे आया था कॉग्निटिव डोमेन वाला, लेकिन 2001 में इसको रिवाइज किया गया था। तो ये पुराना वाला है, इस तरफ जो हमारे है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो है
वो नया वाला है। तो इसमें क्या चेंज था? जिससे पहला हमारा नॉलेज दिया गया था 1956 में, उसको बोला गया था रिमेम्बर, यानी जो भी आपके पास में इंफॉर्मेशन है उसको याद करना। ठीक। दूसरा इसमें था कॉम्प्रिहेंशन, और इसमें उसको थोड़ा बदल के क्या लिख दिया गया, अंडरस्टैंड। मतलब तो वही है कि समझना, जो भी आपके पास ज्ञान है उसके अर्थ को समझना, उसके बारे में पूरी जो अपनी जानकारी है उसको बढ़ाना। फिर तीसरा था एप्लीकेशन, यानी उसको अप्लाई करना, और यहाँ पे इसको 2001 में अप्लाई ही बोला गया। फिर उसके बाद हमने देखा था एनालिसिस, कि किसी भी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसको समझना, और 2001 में इसको क्या बोला गया, एनालाइज करना। ठीक। 1956 में एनालिसिस के बाद हम लोगों ने सिंथेसिस पढ़ा था, कि उस पूरे ज्ञान को इकट्ठा करना जो आपने अलग अलग करके समझा था, और इसमें इवेल्युएशन सबसे अंत में था। लेकिन इसमें जो एक चेंज हुआ था 2001 में, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एनालाइज के बाद इवेल्युएट वाला रखा था, और सबसे लास्ट में इन्होंने क्या किया था, क्रिएट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो, जैसे ये नॉलेज है तो इसको नॉलेज का आपने के ले लेना है, फिर कॉम्प्रिहेंशन का सी हो गया, फिर एप्लीकेशन और एनालिसिस है, इसको हम क्या करेंगे, A2 कर लेंगे, कि दो बारे है ना, एक एप्लीकेशन वाला है एक एनालिसिस वाला है। फिर सिंथेसिस का हम लोग S ले लेंगे, और इवेल्युएशन का हम E ले लेंगे। तो आपको इस तरह से अगर इजी होता है तो इस तरह से याद कर लेना, नहीं तो जैसे भी आपको सही लगे। KCA2SE यानी नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन क्लियर हो गया सभी को? एक बार बता दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, विजय जी क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अगला है हमारा दूसरा, अफेक्टिव डोमेन, यानी भावनात्मक पक्ष। पहला जो था वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड था, और दूसरा जो है हमारे हार्ट से रिलेटेड है, हमारे हृदय से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या आता है देखते हैं। अफेक्टिव डोमेन डील्स विद एटीट्यूड, मोटिवेशन, willingness to participate, valuing what is being learned, and ultimately incorporating the value of discipline into a way of life। मतलब इसमें क्या क्या आता है, प्रेरणा, दृष्टिकोण, भाग लेने की इच्छा, जो सीखा जा रहा है उसका मूल्यांकन करना, और अंततः जीवन के तरीके में अनुशासन के मूल्य को शामिल करना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, इसके भी कुछ आगे बहुत स्टेप्स दिए गए हैं, 6 ही है। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजेशन। अब इनको एक एक करके समझते कि ये है क्या। ठीक, तो रिसीविंग क्या होता है, विलिंगनेस टू लिसन, यानी सुनने की इच्छा। अब कोई किसी को कोई चीज समझा रहा है, कोई बता रहा है, तो सबसे पहले सामने वाले को क्या चाहिए, सुनने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा रिसीविंग में। दूसरा है रिस्पॉन्डिंग, यानी प्रत्युत्तर देना, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, यानी भाग लेने की इच्छा। जो भी कोई, अगर हम क्लासरूम का उदाहरण ले, कि क्लास में कोई एक्टिविटी चल रही है तो उसमें भाग लेने की इच्छा होनी चाहिए जो भी हमारा लर्नर है। ठीक है, फिर आता है वैल्यूइंग, एबिलिटी टू सी द वैल्यू और वर्थ ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का मूल्य या मूल्य देखने की क्षमता। मतलब कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है या जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसको समझना कि वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, उसकी कह सकते हैं कि उसको एक प्रकार से उसकी वैल्यू करना, कि वो आपके लिए जरूरी है, तो उस चीज को आप समझो। ठीक है, पहला सुनने की इच्छा होनी चाहिए, दूसरा भाग लेने की इच्छा, और तीसरा क्या है, किसी चीज का मूल्य देखने की क्षमता। फिर अगला इसी में है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, पुटिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज और इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो भी आपको अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन दी गई है, उनको, उन सूचनाओं को एक साथ रखना,
ठीक है, जैसे अलग अलग, जैसे आपका स्तर बढ़ता जाता है, पहले आप छोटी क्लासेस में होते हो, फिर आप ऊपर ऊपर आगे आगे बढ़ते जाते हो, तो जो भी सारी चीजें आपको बताई गई है, जो भी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, उन सारी चीजों को एक साथ रखना। फिर आता है कैरेक्टराइजेशन, विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ। एक बार व्यवहार या जीवन शैली को बदलने की इच्छा, मतलब जो भी आपने चीजें सीखी, जो अच्छी चीजें आपने सीखी, उसको अपने जीवन में आप लोगों को अप्लाई करके और अपनी जीवन शैली को बदलने की इच्छा होनी चाहिए, कि जो अच्छी चीजें आप औरों से सीख रहे हो या आपको कक्षा में बताई जा रही है, उसको आप अपने जीवन में उस चीज का पालन करके आगे बढ़ के अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाती है हमारी भावनात्मक पक्ष में। इसमें आ जाएगा हमारा R2, R से रिसीविंग, R से रिस्पॉन्डिंग, R2, V से वेलविंग, O से ऑर्गेनाइजिंग और C से कैरेक्टराइजेशन। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, R2VOC। ठीक है, ये हो गया हमारा अफेक्टिव डोमेन। तीसरा हमारा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है साइकोमोटर डोमेन या मनोक्रियात्मक पक्ष, जिसको बोला जाता है। तो ये था हमारा हैंड से रिलेटेड, यानी कोई भी क्रिया से रिलेटेड। इट इज मेनली कंसर्न्ड विद द एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स, यानी मुख्य रूप से तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित है। जितनी भी हमारी टेक्निकल स्किल्स है, उनको सीखने से संबंधित है। ठीक है, कि आप उनको किस प्रकार से सीखते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आता है इमिटेशन। इमिटेशन यानी नकल करना। कॉपिंग ऑफ फिजिकल बिहेवियर, शारीरिक व्यवहार की नकल। मान लो किसी को ड्राइविंग सीखनी है, तो सबसे पहले वो, ऐसा तो नहीं है कि पहले गाड़ी चलाने लग जाएंगे। जिससे वो सीखेंगे, पहले वो उनको देखेंगे कि वो किस प्रकार से चलाते हैं, तो वो उनको, मतलब उनकी नकल उतारने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला स्टेप है इसमें। दूसरा है मैनिपुलेशन या हेर फेर, परफॉर्मिंग सर्टेन एक्शंस बाय मेमोरी, यानी स्मृति द्वारा कुछ क्रियाएं करना। फिर क्या करोगे, आप कहीं ना कहीं उस चीज को परफॉर्म करने की कोशिश करोगे। आपने पहले उसको देखा दूसरे वाले को, फिर आपने उसको याद रखा कि ये इस प्रकार से कर रहा था, पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसको मैनिपुलेट करना। ठीक। तीसरा आता है प्रिसीजन यानी परिशुद्धता। एक्यूरेसी इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट्स इंक्रीजेस विद प्रैक्टिस, मतलब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप, अब आपने ड्राइविंग सीखनी है, तो दो स्टेप तो हो गए। पहला तो आपने उसको देखा बस, फिर दूसरा उस चीज को मतलब आपने खुद से करने की कोशिश की कि जो सामने वाला कर रहा था। फिर तीसरा क्या है, आपने बार बार प्रैक्टिस की। ड्राइविंग सीखने की आपने बार बार प्रैक्टिस की, क्योंकि अभ्यास से विभिन्न कार्यों को करने में परिशुद्धता बढ़ती है। मतलब अगर आप अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करते रहते हो, तो वो चीज आपकी बेहतर होती रहती है, अच्छी होती रहती है। चाहे आप ड्राइविंग की बात ले लो, या आप अपने योग करने की बात ले लो, या किसी भी चीज की बात। कोई डांस करता है तो उसको भी उस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कोई सिंगिंग करता है तो उसको भी, अगर वो बार बार प्रैक्टिस करता है, तो उससे क्या होता है, उसकी एक्यूरेसी बढ़ती है, परिशुद्धता बढ़ती है। ठीक है। फिर अगला स्टेप है इसमें आर्टिकुलेशन यानी अभिव्यक्ति। achieving a desired level of efficacy and effectiveness through practice, मतलब आपने इतना अभ्यास कर लिया है कि अभ्यास के माध्यम से प्रभावकारिता और प्रभावशीलता का वांछित स्तर प्राप्त कर लिया है। मतलब आपने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है कि आपको जितना सीखना था, जितनी आपकी इच्छा थी सीखने की, उतना आप सीख चुके हो। वो आता है हमारा आर्टिकुलेशन। ठीक है, पहले नकल की, यानी जो सामने वाले का जो जैसे सिखा रहा था, मान लो कोई डांस सीख रहा है, तो पहले वो देखेंगे कि वो ये वाला स्टेप ऐसे कर रहा है, फिर आप भी सीखोगे, फिर आप उसको खुद से करने की कोशिश करोगे दूसरे स्टेप में। ठीक है, तीसरे में क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ताकि आप और अच्छे से कर पाओ और बहुत सफाई से चीजें कर पाओ। फिर चौथे में क्या होगा कि आप इतनी प्रैक्टिस आपने कर ली है कि आप इस लेवल पे पहुंच गए हो कि आपका वो डांस जो था वो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। जितना आपको सीखना था जिस लेवल का, उतना लेवल का आपने सीख लिया है। ठीक है। फिर अंतिम है हमारा नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिकरण।
Skill is internalized and a learner is able to adapt. कौशल को आंतरिक बनाया जाता है और एक शिक्षार्थी अनुकूलन करने में सक्षम होता है। मतलब कि वो इस तरह से उसके अंदर बस गया है, पूरा उसने प्रैक्टिस कर लिया है, उसका जितना भी डिजायर्ड लेवल था वहां तक वो पहुंच गया है। तो वो किसी भी प्रकार से अगर उसको करने के लिए कहो या वो कभी भी करना चाह रहा है, तो जो उसने सीखा है, जो कोई भी उसने स्किल सीखी है, वो उसको अच्छे से कर लेगा। ठीक है, इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक इस तरह से कर सकते हो। आई से इमिटेशन हो जाएगा हमारा, फिर उसके बाद एम से हो जाएगा हमारा मैनिपुलेशन, पी से हो जाएगा प्रिसीजन, और ए से हो जाएगा आर्टिकुलेशन, और सबसे लास्ट में एन से हो जाएगा नेचुरलाइजेशन, यानी IMPAN। ठीक है, IM पैन, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो ये था हमारा साइकोमोटर डोमेन। इसमें तीन ही चीजें हमारी आती है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। पहला जो हमने देखा कॉग्निटिव डोमेन, जो हमारे दिमाग से रिलेटेड है। दूसरा अफेक्टिव डोमेन हमारे हृदय से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड। और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन, जो किससे रिलेटेड है, हमारी कोई भी जो हम स्किल सीखते हैं उससे रिलेटेड। तो ये सारी चीजें ही हमारी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आती है। ठीक है, इनको आपको अपने ध्यान में रखना है। समझ आ गया सभी को इतना? आगे बढ़े। ठीक है, तो आगे हमें पढ़ना है गैगनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग, यानी गैगने का सीखने का पदानुक्रम। ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लीजिए कि अगर क्वेश्चन इससे बन सके तो भी। ठीक है, तो इसके 8 प्रकार होते हैं। इसमें क्या दिया गया है, अधिगम के 8 प्रकार दिए गए हैं, यानी 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो ये नीचे से ऊपर की ओर इसको याद रखना है आपको। ठीक है, पहले इनको ऊपर से देख लेते हैं, फिर इसके अंदर जाके डीप में पढ़ेंगे। पहला है सिग्नल लर्निंग, यानी संकेत अधिगम। दूसरा आता है हमारा SR लर्निंग, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ठीक, नीचे से ऊपर हम लोगों को जाना है। फिर इसमें तीसरा है चेन लर्निंग, यानी श्रृंखला अधिगम। ठीक है, फिर अगला हमारा है वर्बल लर्निंग, यानी शाब्दिक अधिगम। पांचवा है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, यानी बहुविभेदन अधिगम। छठा है कॉन्सेप्ट लर्निंग, हिंदी में जिसको बोलते हैं संप्रत्यय अधिगम। फिर सातवां है प्रिंसिपल लर्निंग, यानी सिद्धांत अधिगम। और सबसे अंतिम जो हमारा है आठवां, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, यानी समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, तो इसको भी आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो, SSCVMC P2। अगर आपको ऐसा इजी लगता है, अगर आपको अपनी कोई शॉर्ट ट्रिक बनानी है तो आप वैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब इसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। ठीक है, टोटल इसमें 8 प्रकार की लर्निंग बताई गई है। सिग्नल, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, चेन लर्निंग, वर्बल लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग, और सबसे लास्ट में है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सिग्नल लर्निंग की, यानी संकेत अधिगम क्या होता है। तो ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है, यानी सीखने का सबसे सरल रूप है। ठीक है, इट कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट पेवलव। इसमें अनिवार्य रूप से व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक पेवलव द्वारा वर्णित शास्त्रीय कंडीशनिंग शामिल है। इवान पेवलव एक थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में कुछ टीचिंग की थ्योरीज भी है, तो वो हम डीप में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इन दिस द एनिमल और इंडिविजुअल एक्वायर्स अ कंडीशनड रिस्पॉन्स टू अ गिवन सिग्नल। मतलब इसमें कोई जानवर या व्यक्ति किसी दिए गए संकेत के प्रति एक वातानुकूलित प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। मतलब कि जो भी अगर किसी एनिमल को कोई ट्रेनिंग दी जा रही है या कोई व्यक्ति है, तो वो किसी सिग्नल के माध्यम से कोई प्रतिक्रिया करता है, कि उसको ऐसा सिग्नल बार बार दिया जा रहा है तो उसको पता है इस पर मुझे क्या करना है।
उदाहरण से अच्छे से समझते हैं कि जैसे when there is a red signal in road people stop their vehicles। ठीक है, कि अगर आप लोगों को पता है कि जब सड़क पर लाल सिग्नल होता है तो लोग अपने वाहनों को रोक देते हैं, तो ये सिग्नल लर्निंग है, उनको एक सिग्नल मिला कि रेड सिग्नल है, जब वो ग्रीन हो जाएगा तो क्या होगा कि आप लोगों को अब चलना है, रुकना नहीं है। तो ये जो इस प्रकार का जो लर्निंग होता है वो हमारा सिग्नल लर्निंग में आता है। यहाँ क्या है, द सिग्नल इज रेड लाइट एंड कंडीशनड रिस्पॉन्स हो जाएगा क्या हमारा, पीपल स्टॉप देयर व्हीकल्स। मतलब यहाँ पे क्या सिग्नल था, जो सिग्नल था यहाँ पे रेड लाइट, इसके बजाय और क्या हो सकता है, ग्रीन लाइट हो सकता है। ठीक है, और इसकी प्रतिक्रिया क्या है, इसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या है लोगों का, कि लोग अपने वाहनों को रोक देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सिग्नल लर्निंग। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, यानी उत्तेजना प्रतिक्रिया सीखना। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग, ओरिजिनली डेवलप्ड बाय स्किनर। ये भी एक थ्योरी है अलग से, ये भी हम उसी के साथ पढ़ेंगे, इवान पेवलव वाली थ्योरी के साथ, लेकिन ये उससे रिलेटेड है कि इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग के रूप में भी जाना जाता है और इसको स्किनर के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग इज ऑल अबाउट गेटिंग अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई, यानी उत्तेजना और प्रतिक्रिया क्या होता है, किसी उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बारे में। अब इसका उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से इसको समझते हैं कि ये होता क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। व्हेन अ टीचर इंस्ट्रक्ट्स द स्टूडेंट्स टू रेज देयर हैंड्स, द स्टूडेंट्स इमीडिएटली रेज देयर हैंड्स। कि मतलब अगर आपको, आपकी कोई क्लास चल रही है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा टीचर ने, तो टीचर ने आपको बोला कि जिसको भी आंसर पता है वो अपने हाथ ऊपर कर लो। तो ठीक है, तो जिस जिसको भी पता होता है वो तुरंत अपने हाथों को ऊपर उठा लेता है, मतलब टीचर ने बोला और उन्होंने जिसको पता था उन लोगों ने किया। या फिर सभी को बोला जाए कि सारे बच्चे एक साथ खड़े हो जाओ, तो सारे बच्चे एक साथ खड़े हो गए। तो यानी उनको बोला गया टीचर के द्वारा, और उसके रिस्पॉन्स में क्या किया उन्होंने, उनको खड़ा होने के लिए बोला गया तो वो लोग खड़े हो गए। तो यहाँ पे स्टिमुलाई क्या था, टीचर इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट्स, यानी उत्तेजना क्या है कि जो शिक्षक है वो छात्रों को निर्देश दे रहा है, और रिस्पॉन्स क्या हो गया, स्टूडेंट्स रेजिंग देयर हैंड्स, यानी प्रतिक्रिया हो जाएगी छात्र अपने हाथ को उठा रहे हैं। या जैसे मैं आपको बोलूं कि सारे अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए, ठीक है, तो आप सारे अपने कैमरा ऑन कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टिमुलाई है वो क्या होगा, कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, और आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, कि आप अपनी वीडियो ऑन कर लोगे। तो ये आता है हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग में। ठीक है, दोनों क्लियर हो गया, सिग्नल लर्निंग भी और स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग सभी को। आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, अगला है इसमें चेनिंग, यानी श्रृंखला। तो ये क्या होता है, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज द एबिलिटी टू कनेक्ट two or more previously learned stimulus response bonds into a linked sequence। मतलब जो चेनिंग होती है वो क्या होती है, दो या दो से अधिक पहले से सीखे गए प्रोत्साहन प्रतिक्रिया बंधनों को एक जुड़े अनुक्रम में जोड़ने की क्षमता है। मतलब ऐसी कोई चीज है कि पहले आपने एक एक सीखी, फिर दूसरी सीखी, फिर उसको आपस में जोड़ के एक ही चीज में एक चीज बना लिया। ये आता है हमारा चेनिंग में। जैसे चेन कैसे होती है, उसमें आगे से आगे जुड़ती जाती है, मतलब पीछे से कुछ सीखा, फिर खुद आपने सीखा, फिर दो तीन चीजें आपने और सीख ली, फिर वो सारी चीजें आपने इकट्ठा कर ली, वो आ जाती है हमारी चेन लर्निंग में या चेनिंग में। ठीक है, इसका उदाहरण से इसको समझते हैं अच्छे से। व्हेन अ चाइल्ड सॉ अ डॉल, इट फर्स्ट रिप्रेजेंट इट एज अ बेबी, इट ड्रेसेस अप द डॉल, डू मेकअप टू द डॉल, देन फीड्स द डॉल। मतलब जब कोई एक छोटा बच्चा होता है, जब वो गुड़िया को देखता है तो वो उसको ऐसे समझता है कि जैसे एक छोटा बच्चा है। ठीक है, फिर वो गुड़िया को कपड़े पहनाता है, उसका श्रृंगार करता है, फिर गुड़िया को खिलाता है।
जैसे कि उसके साथ किया जाता है, जो जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे उनको पता है कि उनके पेरेंट्स उनको अच्छे से नहला धुला के तैयार करते हैं, फिर उनको खाना खिलाते हैं, या जो सारी भी चीजें एक्टिविटीज उन्होंने सीखी है वो एक एक करके सीखी है। कि पहले उन्होंने एक काम किया, पहले उन्होंने गुड़िया को कपड़े पहनाया, फिर उनका मेकअप किया, फिर उसको खाना खिलाया। ठीक है, तो ये सारी इस प्रकार की जो चीजें होती है वो हमारी चेन लर्निंग में आ जाती है। Here the child connects the activities of bathing, feeding, and taking care of the doll. It watches how elders take care of the babies and recreate it when it looks at the doll. मतलब वही है कि जब बच्चा देखता है कि बुजुर्ग जो बच्चों की देखभाल किस प्रकार से करते हैं, या जो भी उन घर में उन लोगों की देखभाल करने वाले होते हैं वो कैसे उनका ख्याल रखते हैं, तो जब वो गुड़िया को देखता है तो वो सारा बिहेव, जो भी उसका व्यवहार होता है, वो ठीक उसी प्रकार से गुड़िया के साथ करता है जैसा उसके साथ किया जा रहा होता है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, चेन लर्निंग, यानी वो बिल्कुल एक क्रम में सीख रहा है, एक श्रृंखला में सीख रहा है। ठीक है, कि पहले आपको नहलाया गया, फिर आपको अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए, फिर आपके बाल बनाए गए, उसके बाद आपको खाना खिलाया गया, या फिर आपको खिलौनों के साथ खेलने दिया गया, इस प्रकार से। तो वो भी जब एक डॉल को देखेगा तो वो भी उसके साथ ऐसा करेगा, तो ये उनकी लर्निंग हो रही है। तो ये हमारी आ जाती है चेन लर्निंग में। ठीक है, अगला है इसी में हमारा वर्बल एसोसिएशन, यानी मौखिक संगति। दिस इज अ फॉर्म ऑफ चेनिंग in which the links between the items being connected are verbal in nature। मतलब ये बिल्कुल जो हमारा चेन लर्निंग था उसी की तरह है, लेकिन इसके बीच में जो संबंध होता है वो मौखिक रूप से होता है। ठीक है, मौखिक प्रकृति का संबंध होता है। Verbal association is one of the key processes in the development of language skills। यानी भाषा अगर आपको किसी को सिखानी हो तो भाषा कौशल के विकास में मौखिक जुड़ाव प्रमुख प्रक्रियाओं में से एक है। अगर जैसे आपको छोटे बच्चों को लैंग्वेज सिखानी है, या किसी को कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, तो उसके लिए वर्बल एसोसिएशन बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, दिस लर्निंग इज द टाइप ऑफ चेनिंग बट द लिंक्स आर वर्बल यूनिट। वही जो पहले बात की गई थी कि ये जैसे चेनिंग हमारा था, हमने जो पिछले वाला पढ़ा था उसी के जैसा है, लेकिन इसमें मौखिक इकाइयां हैं, यानी वर्बल यूनिट्स इसमें आते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? व्हेन अ चाइल्ड नेम्स एन ऑब्जेक्ट बॉल, इट ऑल्सो सेज राउंड बॉल, ब्लैक एंड व्हाइट बॉल। मतलब जैसे कोई बच्चा किसी वस्तु का नाम अगर बॉल रखता है तो वह कैसे हो सकता है, राउंड बॉल हो सकता है, काली और सफेद बॉल भी हो सकती है। कि जैसे कोई बॉल है तो उसने जैसी देखी है, उसने काली बॉल देखी है, तो वो उसको बॉल को दिमाग में आके उसको क्या आ रहा है कि बॉल कैसी होती है, गोल होती है बॉल। उसने जैसी देखी होगी, उसने ब्लैक देखी है, व्हाइट कलर की देखी है, अलग अलग प्रकार की देखी है। या उसको बोला जाए कि पेड़, ट्री, तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि पेड़ की शेप कैसी होती है, जिस टाइप का उसने पेड़ देखा होगा या उसको दिखाया गया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है हमारी वर्बल एसोसिएशन में। Here the child associates the word ball with its shape and color। मतलब बच्चा गेंद शब्द को उसके आकार और रंग से जोड़ता है, कि उसका आकार कैसा है, गोल आकार है, और उसका कलर कैसा है। तो ये आ जाता है हमारा वर्बल एसोसिएशन में। अगला हमारा इसी में है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, यानी विभेदन का अधिगम। कि डिस्क्रिमिनेशन से कैसे आप लोगों की लर्निंग हो सकती है। दिस इन्वॉल्व्स डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक appropriate responses to a series of similar stimuli that differ in a systematic way। मतलब समान उत्तेजनाओं की एक श्रृंखला के लिए उचित प्रतिक्रिया करने की क्षमता विकसित करना है, जो कि व्यवस्थित तरीके से भिन्न होती है। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू डिफरेंशिएट एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स कलर और शेप एटसेट्रा। मतलब किसी वस्तु को किस प्रकार से अलग करते हैं हम, उसके रंग के आधार पर या आकार के आधार पर अलग करने की क्षमता का विकास इसमें शामिल होता है। नाम से ही समझ आ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदन। उदाहरण अगर इसका देखें
तो when seeing lots of car in the road, differentiating the cars by its name, कि अगर आप सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां देख रहे हैं, बहुत सारी कारें देख रहे हैं, तो आप उनको उनके नामों से अलग कर सकते हैं कि अलग अलग जो कारें हैं उनको आप उनके नामों से अलग कर सकते हैं। कार वैसे तो एक ही चीज है, लेकिन वो है तो अलग अलग कंपनी की, तो आप उसको उसके नामों से अलग करके वो भी आपका एक प्रकार से सीखना हो जाएगा। Here these are all cars, the ability to differentiate them is discrimination learning। यहाँ पर ये सभी कारें जो है और उन्हें अलग करने की जो क्षमता है वही हमारा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग आ जाता है। ठीक है, अगला है हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग यानी संप्रत्यय अधिगम। अब इसमें क्या होता है, in learning a concept, we respond to stimuli in terms of abstract characteristics like color, shape, position, and number as opposed to concrete physical properties like specific wavelengths or particular instincts। इंस्टिंक्ट्स, ठीक है, किसी अवधारणा को सीखने में हम विशिष्ट तरंग धैर्य या विशेष तीव्रता जैसे ठोस भौतिक गुणों के विपरीत रंग, आकार, स्थिति और संख्या जैसी अमूर्त विशेषताओं के संदर्भ में उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। अगर आपको ये नहीं समझना है तो आपको उदाहरण के साथ अगर मैं समझाऊं, तो जब आप लोग कार चला रहे हो, जैसे while driving a car, one must start with clutch, gear and then slowly release the clutch and accelerator। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, मतलब कि एक एक करके चीजें होगी, पहले जो होगा वो पहले ही होगा, बाद में जो करेंगे वो उसके बाद ही आएगा। ठीक है, जैसे कार कोई चला रहा है तो उस समय पहले व्यक्ति को क्लच से और गियर से शुरुआत करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़ना चाहिए और एक्सीलरेटर को ऊपर उठाना चाहिए। मतलब कॉन्सेप्ट लर्निंग, एक कॉन्सेप्ट सीखा जा रहा है, तो उसका क्या होगा, कुछ उसमें आगे पीछे नई चीजें होती है, जो चीजें पहले होती है वो पहले ही होती है, जो बाद में होती है वो बाद में ही होती है। जैसे अगर कोई खाना बनाना सीख रहा है तो जो चीज उसमें पहले डाली जाएगी वो उसका वही टाइम होगा, उसको उसी टाइम पे डालना है, जो बाद में चीजें ऐड करनी होगी वो लास्ट में ऐड की जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग में आता है। Here the common concept is start with clutch gear and then slowly release the clutch and raise the accelerator is being learned। मतलब यहाँ पे यही चीजें सीख गई है कि शुरू कैसे किया आपने। ठीक है, क्लच और गियर से शुरू किया, फिर आपने क्लच को छोड़ा, फिर एक्सीलरेटर को दबाया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो आप लोग सीख रहे हो ये यहाँ पे सीखा गया, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग के अंडर आ जाता है। फिर अगला है हमारा इसी में रूल लर्निंग यानी नियम से सीखना। This is a very high level cognitive process that involves being able to learn relationship between concepts and apply these relationships in different situations। मतलब ये जो रूल लर्निंग है ये बहुत ही उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, अवधारणाओं के बीच संबंधों को सीखने और इन संबंधों को विभिन्न स्थितियों में लागू करने में सक्षम होना शामिल होता है। उदाहरण क्या हो जाएगा रूल लर्निंग का, टू नो व्हेन टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो यह आपको पता होता है रूल के माध्यम से। यह एक प्रकार का मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम है इसके माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको इसके बारे में ज्ञान होगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और उससे क्या हो जाएगा, आपकी लर्निंग हो जाएगी, आपका सीखना हो जाएगा। तो रूल्स के माध्यम से जो भी सारी लर्निंग होती है वो आ जाती है हमारी रूल लर्निंग में। ठीक है, और इसी में हमारा लास्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या को सुलझाना। ये क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस है गैगनी के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम गैगनी की हायरार्की पढ़ रहे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो सबसे उच्चतम स्तर है संज्ञानात्मक प्रक्रिया का। ठीक है, इसलिए वो सबसे लास्ट में बोला है, क्योंकि हमने नीचे से शुरू किया था, पहले से लेकर 8 नंबर तक। ठीक है, ये क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग, अप्लाइंग ऑल द अबव नॉलेज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड अचीव ऑल गोल्स। यानी अपनी समस्याओं को हल करने
और सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपरोक्त सभी ज्ञान को लागू करें। इसके ऊपर के जितने भी हमने स्टेप्स अभी पढ़े कि जिस जिस प्रकार से लर्निंग होती है, उन सारी चीजों को जैसी भी आपको समस्या सामने आ रही है, उसका उपयोग करके आप उसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? गैगनी की हायरार्की में हमने 8 चीजें पढ़ी, जिसमें हमारा था पहला सिग्नल लर्निंग था, सिग्नल के माध्यम से। और दूसरा आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स था। सिग्नल में क्या था कि जैसे रेड लाइट को देख के सारे लोग अपने व्हीकल्स को रोकते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स में क्या था कि जैसे आपको टीचर ने कुछ करने के लिए कहा कि सारे बच्चे खड़े हो जाओ या सारे क्लास के बाहर चले जाओ, तो वो सारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स में आता है। चेन लर्निंग में था कि जैसे छोटी-छोटी चीज़ों को आपने पहले एक चीज़ सीखी, फिर दूसरी, फिर उन सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ के करना। ठीक है? इसमें हमने बच्चे का उदाहरण लिया था, जैसे बच्चा अपने आप को देखता है कि उसके जो पेरेंट्स है या घर में जो भी लोग हैं, उसके द्वारा किस प्रकार के उसका ध्यान रखा जाता है। तो जब वो अपनी डॉल को देखता है, तो वो भी उसको उस प्रकार से ही ट्रीट करता है। फिर था हमारा वर्बल लर्निंग। बिल्कुल ये चेनिंग की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है, वर्ड्स का उपयोग किया जाता है। जैसे बच्चा अगर बॉल सीख रहा है, तो बॉल जैसे उसके पास है, तो उसने मान लो लाल रंग की बॉल देखी, उसका शेप देखा कि बॉल गोल होती है, इसको बॉल बोला जाता है, जिसका गोल आकार है, या उसका कलर कैसा है बॉल का, ये आ जाता है वर्बल लर्निंग में। और ये कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। फिर आता है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, यानी कि उनकी कोई जो चीज है, उनको क्या करना, उनमें किस प्रकार से आप डिस्क्रिमिनेशन करके सीख सकते हो। जैसे हमने तो गाड़ियों का उदाहरण लिया था कि आप बहुत सारी गाड़ियां अगर देख रहे हो, है तो वो सारी गाड़ियां, लेकिन उनके नामों के आधार पर आप उनको अलग कर सकते हो। ठीक है? या आप समझ सकते हो कि आपके पास बहुत सारी नोटबुक्स हैं, तो आपकी कौन सी कंपनी द्वारा वो नोटबुक बनाई गई है, उसके नामों के आधार पर आप उनको अलग अलग भागों में बांट सकते हो। फिर था कॉन्सेप्ट लर्निंग, की कोई भी कॉन्सेप्ट है वो कैसे होता है। ठीक है, कि कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर आपको सीखना है, तो उसको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है। पहले जो चीज आती है वो पहले ही आती है, बाद वाली चीज उसके बाद आती है। पूरा एक उसका सीक्वेंस होता है। फिर हमने देखा था प्रिंसिपल लर्निंग या फिर रूल लर्निंग, इसको हमने देखा था। रूल लर्निंग यानी रूल के माध्यम से हमने पाइथागोरस थ्योरम का उदाहरण देखा था कि आपको कब अप्लाई वो करना है, कि कौन से क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम का मतलब आपको उपयोग करना है, फिर उसके आपका आंसर निकल जाएगा, फिर वो भी आपकी एक लर्निंग हो जाएगी। ठीक। और सबसे लास्ट में था जो हाईएस्ट लेवल था, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, यानी नीचे के ये जितने भी दिए गए हैं, नीचे के जो ये 7 लर्निंग है, इन सभी का उपयोग करके आपके जीवन की जो भी सारी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करना। तो ये सारी चीजें आ जाती है हमारी गैगनी की हायरार्की में। हमने 2 चीजें आज पढ़ी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और गैगनीज हायरार्की। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, क्लियर है।